जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास से ये अगला चैप्टर है तुगलक वंश। तुगलक वंश सल्तनत काल में तुगलक वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आने की संभावना है, तो उसे मैं कवर करूंगा इस वीडियो में तुगलक वंश से संबंधित। और इस वीडियो में केवल तुगलक वंश से ही संबंधित प्रश्न होंगे। और इससे पहले मैं सल्तनत काल के दो और वंश पढ़ा चुका हूँ, खिलजी वंश और गुलाम वंश पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले मैं प्राचीन भारतीय इतिहास पूरा समाप्त कर चुका हूँ। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर दिया हूँ, जाकर उसे चेक करें और देखें, लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश सल्तनत काल का ये ऐसा वंश है जो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश है, तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक टाइम तक शासन करने वाला वंश कौन है? तुगलक वंश, सबसे अधिक टाइम तक। तो तुगलक वंश का कार्यकाल यदि देखें 1320 से लेकर के 1414 तक रहा है तुगलक वंश का कार्यकाल। ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाली यानी संस्थापक कौन था तुगलक वंश का? तो उनका नाम था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। उनका नाम क्या था? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, इसलिए इस वंश का भी नाम तुगलक वंश पड़ा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इससे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उबेक खां। तो इनमें से कौन सा सेना अध्यक्ष था जो बाद में जाकर के तुगलक वंश का प्रथम शासक बना या तुगलक वंश का संस्थापक बना? वो कौन सा सेनाध्यक्ष था जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था? तो ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक। गाजी मलिक वो सेनाध्यक्ष था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो बाद में चलकर तुगलक वंश का संस्थापक एवं सुल्तान बना, और उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था और वो गाजी मलिक के नाम से पुकारे जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर की राज्यपाल नियुक्त कर रखा था गाजी मलिक को। गाजी मलिक को कहाँ का? तो दीपालपुर का राज्यपाल। अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो दीपालपुर का राज्यपाल था। और ये जो गाजी मलिक है 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया है। कितने बार? 29 बार। ये भी याद रखने की जरूरत है, 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया है गाजी मलिक, और इसलिए उसे मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इसी कारण। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और इसने अपना अधिकार 8 सितंबर 1320 ईस्वी में सुल्तान बना था। कब? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना था। तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष गाजी मलिक था जो बाद में तुगलक वंश का सुल्तान बना और संस्थापक बना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो अभी हमने पढ़ा गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है कृषि को समुद्ध करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक कौन होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कृषि के लिए जो नहर का व्यवस्था करने वाला, कहने का मतलब ये हुआ जो पहला शासक था वो कौन सा शासक था जो व्यवस्था करवाया था कृषि के लिए? सल्तनत काल की बात हो रही है। इससे पहले प्राचीन काल में भी व्यवस्था की गई है, लेकिन सल्तनत काल में या मध्यकालीन भारत में सबसे पहला शासक कौन था? तो वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। तो ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक वो पहला शासक थे जो कृषि के लिए नहर खुदवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, फोर्थ की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है। अभी जस्ट हमने बताया कि किस वंश के शासक था जो, या किस वंश ने सबसे अधिक देश में राज्य किया है। कौन सा वंश था, सल्तनत काल का कौन सा वंश था जो सबसे अधिक राज्य किया है। तो देखिए, यदि हम इसमें गुलाम वंश को देखें, गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर के 1290 था। ठीक है, 1290 था गुलाम वंश का। सबसे अधिक समय तक कौन शासन किया वो हमसे पूछा है। फिर यदि हम देख ले खिलजी वंश का कार्यकाल कितना था, 1290 से 1320, ये खिलजी वंश का शासनकाल था। 1290 से 1320 खिलजी वंश। उसके बाद यदि लोदी वंश का कार्यकाल देखें तो लोदी वंश का कार्यकाल 1350 से लेकर के 1526 था। लोदी वंश का कार्यकाल। बाकी तुगलक वंश का कार्यकाल जस्ट हमने बताया कि 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का कार्यकाल। तो सबसे अधिक समय तक कौन कार्यकाल किया, तो ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश। वो कौन सा वंश था जो सबसे अधिक समय तक भारत पर शासन किया, तुगलक वंश था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन सा शासक था। वो कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। ऑप्शन ए में कह रहा है इल्तुतमिश, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में मोहम्मद बिन तुगलक और डी में सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जो सबसे अधिक समय सबसे विद्वान था, और वो खगोल शास्त्र थे, गणितज्ञ थे एवं आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे, और ये सभी शासकों में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, यदि इनका कार्यकाल देखें मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर के 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही एक नया विभाग शुरू किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर कोही, वो कौन सा शासक ने अमीर कोही नामक विभाग की शुरुआत की थी। तो 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक अमीर कोही नामक विभाग का, नया विभाग का शुरुआत किया गया था। तो अमीर कोही कृषि कृषि विभाग था, एक कृषि विभाग था, दीवान अमीर कोही इसे कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी। किसकी उन्नति के लिए, तो कृषि के उन्नति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान में एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। वो कौन सा सुल्तान था जो कृषि के लिए अलग से योजना शुरू की या अलग से एक विभाग की शुरुआत की, फसल चक्र की योजना बनाई। तो वो कौन सा सुल्तान था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक थे जो कृषि के लिए एक अलग विभाग, जिसे दीवान को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है दीवान कोही किससे संबंधित है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है दीवान कोही कौन से शासक से संबंधित है, तो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। कहा, दिल्ली से देवगिरी जैसे बोलते हैं या दौलताबाद कहते हैं, वहां ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं,
प्रश्न नंबर 10 में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, कौन शासक था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? तो 4 ऑप्शन है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक, या डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण के आदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में कहा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कौन सा शासक ने चलाया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक सिक्के चलवाए थे। कौन सा सिक्के? सांकेतिक सिक्के चलाने का श्रेय भारत में जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया वो कौन सा पहला सुल्तान था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, या बहलोल लोदी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था, उसने इब्न बतूता ने उसे दिनार कहा था, ये सही है। और कथन आर में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों में अनेक व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है, ऐसी मंशा से नहीं किया था वो, उसकी मंशा तो कुछ और ही था। तो ऑप्शन नंबर कथन ए सही है परंतु कारण गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कथन ए सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14th की ओर। प्रश्न नंबर 14th में भी वही कथन कारण है। तो इसमें कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही बात है। और कारण है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये भी सही है, इसलिए तो वो असफल घोषित हुआ। उचित नियंत्रण न रहने के कारण ही सांकेतिक मुद्रा का जो प्रतीक मुद्रा का जो योजना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का असफल रहा था, क्योंकि उनके पास नियंत्रण का उचित मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। तो कथन का कारण स्पष्टीकरण सही करता है, व्याख्या सही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ए और दोनों सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या करती है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 15 नंबर। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये इब्न बतूता थे जो किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनी? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आए थे। भारत आए थे कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। ये कौन था? मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल कब से कब था? तो 1325 से लेकर के 1351 मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था, उसके समय भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसे? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और 1333 में आया और 1347 में यहाँ से चला गया। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? अभी जस्ट हमने बताया, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में या किसके शासनकाल में हुआ था? तो इब्न बतूता जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो वो कौन थे? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी
मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली जो त्योहार होता था उसमें सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था जो होली त्योहार में भाग लिया करता था? वो कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है, दिल्ली में किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, व राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से? तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसके लिए कहा है? किसने कहा था? तो ये कहा था बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी ने एक कथन कहा था। किसके लिए कहा था? बर्नी नहीं, बदायूं ने यह कथन कहा था। बदायूं ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कथन बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय बर्नी ने यह कथन कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वही प्रश्न ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? वो कौन सा सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में फिरोज शाह तुगलक, डी में शेर शाह सूरी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक वो सुल्तान थे जो बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाए थे और उन्होंने रोजगार के लिए एक दफ्तर खुलवाए थे और फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, वो कौन सा सुल्तान था? अभी जस्ट बताए हैं कौन सा सुल्तान थे, तो वो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक थे जो बेरोजगारों के लिए एक रोजगार कार्यालय खुलवाए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, वो फिरोज शाह तुगलक थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, एक दान के लिए उसने विभाग चालू कर रखा था। कौन सा विभाग था? दीवान ए खैरात स्थापित किया था। वह कौन सा सुल्तान था? तो ऐसा करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक थे जो संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था और जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान की लड़कियों को विवाह की व्यवस्था करता था। और वो कौन से शासक थे? फिरोज शाह तुगलक थे, दीवान ए खैरात। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वो कौन सा सुल्तान थे जिनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक क्या थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे जिसकी देखभाल के लिए उन्होंने एक पृथक विभाग, एक नया विभाग की शुरुआत की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों को देखभाल के लिए एक नया विभाग की शुरुआत की जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान कहा जाता है। ठीक है, तो
इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में तकरीबन 1,80,000 तक 1,80,000 तक दासों का संख्या था, 1,80,000 तक। इसीलिए उन्होंने दीवान बंदगान नामक एक नया विभाग की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है 25 मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। तो क्या ये सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले आरिज विभाग स्थापित किया? नहीं, गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद की शुरुआत की, यह भी गलत है। बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, तो ये भी गलत है, उसके चाचा नहीं बैठे थे। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। यदि बलबन के बारे में देखें तो बलबन ने एक सैन्य विभाग, एक नया विभाग स्थापित कौन सा किया था? सैन्य विभाग, दीवान अर्ज बलबन ने स्टार्ट किया था। दीवान अर्ज बलबन ने स्टार्ट किया था। तो मेरा आंसर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा नहीं बैठे थे, उसके चचेरा भाई बैठा था। उसका चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो उसके गद्दी पर बैठा था वो फिरोज शाह तुगलक थे, और वो उसका चचेरा भाई था। इसका कार्यकाल, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल 1351 से 1388 तक था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल जानते हैं 1325 से लेकर के 1351 तक था। इसके बाद इसका चाचा नहीं, इसके चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने बैठा था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो वो कौन से शासक थे सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे? तो वो शासक कौन थे? चार ऑप्शन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो दिल्ली के सल्तनत काल में सबसे पहले नहरों की खुदाई करवाए थे वो कौन सुल्तान था? वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इनके बारे में दिया जाता है कि सबसे पहला सुल्तान था जो नहरों के लिए, कृषि के सुविधा के लिए नहरों की खुदाई करवाया था। वो सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक थे। परंतु सबसे अधिक नहर खुदवाए थे, नहरों का जाल बिछवाया था, वो कौन से शासक थे? मोहम्मद बिन फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो शासक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक वो पहला शासक थे, जो पहला शासक नहीं, वो शासक थे जो पूरे अपने शासनकाल में नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछाया था। मैं सबसे अधिक नहर खुदवाने वाला कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जब नहर की इतना सुविधा कर ही दिए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना सिंचाई कर की व्यवस्था किया जाए। एक नवीन कर था वो सिंचाई कर। तो वो कौन से शासक थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने हक सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, जिसे हक सर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक थे जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फसलों की गुणवत्ता यानी कृषि के लिए
तो वो पहले से ही उपाय किए थे, नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछवाए थे, लेकिन फसलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए भी उन्होंने बहुत उपाय किए थे, बहुत बड़ा उपाय किए थे। तो वो कौन से शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, सिकंदर लोदी थे, या शेर शाह सूरी थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक थे जो फसलों की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा उपाय किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा और मेरठ के जो जो दो अशोक स्तंभ था उसे दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा जाता दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का वह कौन सुल्तान था, या सल्तनत काल का वह कौन सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। वो शासक फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों के में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? वो कौन से सुल्तान थे जो जो अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे? अलाउद्दीन खिलजी थे, फिरोज शाह तुगलक थे, इल्तुतमिश थे, या सिकंदर लोदी थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक वो शासक थे जो अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे, और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वो फिरोज शाह तुगलक थे जो राज्य के खर्च पर क्या किए थे? तो राज्य के खर्च पर एक हज की व्यवस्था करवाते थे। हज जाने की व्यवस्था करवाने वाला पहला सुल्तान ये थे फिरोज शाह तुगलक जो राज्य की खर्च पर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था जी हाँ, जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे? दार उल सफा एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या एक तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह थी? तो दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट किए जाने वाला एक नया विभाग था जो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। खैराती अस्पताल था जिसे दारुल सफा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक चार ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, या नासरुद्दीन महमूद थे, या नुसरत शाह थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नसरुद्दीन महमूद थे जो तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर शासक था जो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, फिरोज शाह तुगलक के, या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि एक हम पांचवा ऑप्शन बनाए उसमें नासरुद्दीन महमूद लिखें, तो नासरुद्दीन महमूद के समय में नासरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल था 1394 से लेकर 1312 ईस्वी। नासरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1394 से 1312 ईस्वी में। उसी समय तैमूर ने स्वयं 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और तो इसमें से कोई आंसर मेरा नहीं होगा। और नासरुद्दीन महमूद भारत तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इनमें से कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है तैमूर लंग ने, जो तैमूर लंग था, किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। उस समय
तुगलक वंश का शासक था और उसका अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद उस गद्दी पर बैठे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन से वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सैयद वंश का स्थापना हुआ था। कौन वंश? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तैमूर लंग के जो 1398 में आक्रमण किया था, उसके बाद उसने नासरुद्दीन महमूद को हरा करके और उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। कौन सा वंश? सैयद वंश की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो प्रश्न नंबर है, इस तुगलक वंश के चैप्टर से यह अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में क्या कह रहा है? निम्न को उनके काल अनुक्रम क्रम में कीजिए। तो कौन पहले है कौन बाद में है, इस अनुसार सजाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम रुकनुद्दीन को देखते हैं। तो रुकनुद्दीन का कार्यकाल 1336 ईस्वी में था। रुकनुद्दीन 1236 में रुकनुद्दीन, ठीक है, 1236 में रुकनुद्दीन। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो रुकनुद्दीन शासक बना था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रजिया सुल्तान को उसका इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। रुकनुद्दीन के स्थान पर कुछ ही समय बाद रजिया सुल्तान को नियुक्त किया गया था। तो रुकनुद्दीन शासक कब बना? 1236 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हो गया 1236। उसके बाद मुबारक खां को देखें तो मुबारक खां 1316 से लेकर के 1300 मुबारक खां क्या कार्यकाल था? 1316 से 1320, ठीक है। मुबारक खां 1316 से 1320 यानी खिलजी वंश का समय था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद मुबारक खिलजी ही कहते हैं मुबारक खां को, मुबारक खिलजी कहते हैं। खिलजी वंश का शासक था ये, 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक को देखे कार्यकाल, तो 1351 से लेकर के 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से लेकर 1388 तक। और आलम शाह की कार्यकाल देखे 1445 से लेकर के आलम शाह का कार्यकाल 1445 से लेकर के कहां तक? 1451 तक आलम शाह का कार्यकाल था। तो कालानुक्रम सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले रुकनुद्दीन आएगा, ए आएगा। उसके बाद रुकनुद्दीन के बाद कौन आएगा? नहीं, हाँ, ठीक है। सबसे पहले रुकनुद्दीन ए, उसके बाद मुबारक खां 2, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 3 आएगा, 1 2 3। उसके बाद आलम शाह आएगा तो 4। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।